हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे येस बैंक को। आज भी ये स्टॉक प्रेशर में है। बहुत से लोगों की क्वेरीज भी आ रही हैं, कहाँ तक ये नीचे जाएगा, क्या इसके टारगेट्स हैं, कितना रिस्क है इसके अंदर, अभी कहीं ये वापस अपने 12-13 के लेवल पे तो नहीं चला जाएगा, क्या सपोर्ट जोन बनता है इसका। तो स्टॉक आप जैसे देख रहे हैं अभी 18.45 BSE पर 18.50 लोअर सर्किट में 5% के फंस चुका है ये। वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हैं और जो ऑफर क्वांटिटी भी चल रही है वो भी काफ़ी हाई चल रही है। तो क्या ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा, क्या सपोर्ट जोन बनता है, इसको हम एक और चार्ट पर देखेंगे। तो अगर चार्ट पर आप देखते हैं स्टॉक को, मैं जीरोधा का चार्ट यूज़ करता हूँ, तो चार्ट पर आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले, तब भी आपको क्लियर बताया था स्टॉक जो ऊपर गया है तो इसका ये जो लेवल बनता है 17 का, उस वीडियो में क्लियर बताया हुआ है, आप उसे ध्यान से देखिए। 17 का जो लेवल बनता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। इसको क्रॉस किया है इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ, और ये जो गैप था इसको बहुत अच्छी तरह से इसने फिल किया है। कोई भी स्टॉक जब चार्ट पे गैप आता है तो उसको फिल करता है। आप देखिए इसको यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से इसने फिल किया है। ये गैप्स कभी भी नहीं रहते हैं चार्ट्स के अंदर, वो फिल होंगे ही होंगे। यहाँ पर गैप है, ये भी आने वाले टाइम में फिल होगा। तो आप देखेंगे कि 17 का एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ, और उसके बाद बनता है 14.5 के आसपास का। ये जो जोन बनता है 14.5 के आसपास का, 1480 1490 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है सेकंड। बट अभी उम्मीद नहीं है कि ये 17 को ब्रेक करेगा। आप जो है कोई भी शेयर होता है उसको उसके सपोर्ट जोन पे खरीदना चाहिए, उसको अकोमुलेट करना चाहिए। जब ये यहाँ काफ़ी टाइम से था, इसने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है 12:15 12:30 के आसपास, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है 14 14:30 के आसपास। इसने अपना एक कंसोलिडेट किया है, उसके बाद अगेन ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आए, कंसोलिडेट करे। इससे पहले भी आप देखेंगे 17 रुपये 5 पैसे गया था शेयर, उसके बाद धीरे 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 12 रुपये के आसपास भी आया। तो 17 से 12 रुपये आना, आप खुद सोचिए 1/3 के आसपास की वैल्यू इसने निकाल दी, 30% के आसपास। तो यहाँ पर भी ये लग रहा था क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अगेन जाएगा नहीं जाएगा। तो आप देखिए विद इन 1 और 2 मंथ ही इसने, नवंबर और दिसंबर 1-1.5 महीने में ही इसने 17 के लेवल से जो नीचे आया था 12, ब्रेक करते हुए 20-21 के लेवल पे ये गया 20 रुपये 75 पैसे। तो स्टॉक जो होता है, जो डेली अप और डाउन होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि किसी फंडामेंटल के बेस पर ही हो, डिमांड सप्लाई के बेस पर भी होते हैं। तो अप डाउन तो स्टॉक होगा ही होगा। डेली उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, डेली उसके अंदर न्यूज़ नहीं आती हैं। 17 रुपये से शेयर जो चला था वो 12 रुपये हुआ, और 12 रुपये से फिर अगेन ऊपर गया। तो स्टॉक को डिप पे खरीदना चाहिए, अच्छे प्राइस पे खरीदना चाहिए। कोई भी शेयर जो होता है अपने प्राइस, जो बाइंग प्राइस होता है किसी भी शेयर होल्डर का, उसके हिसाब से ही वो अच्छा बुरा बनता है। अगर किसी ने इस शेयर को 12 रुपये के आसपास खरीदा हुआ है तो उसके लिए ये अभी भी अच्छा है, उसको 50% के आसपास रिटर्न अभी भी दे रहा है। अगर किसी ने इस शेयर को यहाँ खरीदा हुआ है 27-28 रुपये के आसपास, तो उसके लिए ये बुरा शेयर है जब तक ये उसकी बाइंग प्राइस से ऊपर नहीं आ जाता। तो स्टॉक अच्छा जब बुरा उसकी बाइंग प्राइस के हिसाब से हम ही बनाते हैं। तो फंडामेंटल्स जो चेंज होते हैं उसके हिसाब से स्टॉक चलता है, बट हमारे लिए जो स्टॉक होता है अच्छा और बुरा, वो हमारी बाइंग प्राइस के हिसाब से भी काम करता है। हम उसके अंदर पैनिक उसके हिसाब से ही आते हैं। चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए। जब स्टॉक रुकता है, कंसोलिडेट करता है, उसके आसपास ही उसको पिक करना चाहिए। अब ये स्टॉक का जो हमने बताया था सपोर्ट जोन बनता है 17 के आसपास, इसका जो मोमेंटम है अभी ये नीचे आ रहा है 2 दिन से 5% करके। अभी भी हमारा यही है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ऊपर के काफ़ी अच्छे टारगेट्स बनते हैं, 42 से 48 के टारगेट्स निकल कर आते हैं। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर अच्छी हो रही हैं। मैनेजमेंट जो है मिस्टर प्रशांत जी, उनका इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, फोकस उनका बहुत अच्छा है काम पर। तो टारगेट्स इसके 42 से 48 के बीच में बनते हैं। नियर टर्म में स्टॉक अप डाउन होगा ही होगा,
इसके अंदर आप वैसा पैसा लगा के छोड़ सकते हैं जिसे आप कई साल ना देखें। तो ये कई सालों की स्टोरी होती है, जब एक टर्न अराउंड स्टोरी होती है उसमें टाइम लगता है। आप एक शॉप खोलते हैं, 5 लाख रुपए उसके अंदर लगा देते हैं, 10 लाख रुपए लगा देते हैं इस उम्मीद में कि वो बिजनेस चलेगा। उस टाइम पर आपकी सिर्फ उम्मीद होती है कि वो बिजनेस चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा वो तो टाइम बताएगा, बट आपने पैसा लगा दिया उस टाइम पे। आप उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जो वर्कर्स रखते हैं उनकी सैलरी देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। बीच में आपके बुरे दिन भी आएंगे, अप डाउन होगा, कोई रेनी डे होगा तो ग्राहक भी नहीं आएंगे, कोई कस्टमर नहीं आएगा, कंप्लेंट्स भी आएगी, आर्गुमेंट्स भी होंगे, सब चीज़ें स्ट्रगल जो होता है एक शॉप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जब आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, चाहे शॉप हो, कोई कंपनी हो, किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस है, हर टाइप के अप डाउन उसके अंदर देखने को मिलेंगे डे टू डे। तो उसके अंदर आप फिर भी बने रहते हो, आप 1 महीने के बाद उसे क्लोज नहीं कर देते हो। अगर कोई कस्टमर नहीं आ रहा, आप उस पर फोकस करते हो, मार्केटिंग करते हो, सब कुछ करते हो, उसे चलाने की ट्राई करते हो, साल भर देते हो, 2 साल भर देते हो, घर से भी पैसा लगाते हो, सैलरी से ही पैसा लगाते हो, एफडी तोड़ के भी उसमें पैसा लगाते हो, उसे चलाने की ट्राई करते हो। बट एक शेयर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो इमीडिएटली वो चढ़ जाए, जबकि यहाँ पर आपके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर येस बैंक की बात करें या किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एमडी सीएमडी से लेके नीचे तक की जो पूरी मैन पावर है पूरी रखी हुई है, मार्केटिंग ब्रांडिंग सब कुछ आपके लिए हो रही है। अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, ऑडिटर्स आपके लिए रखे हुए हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, आपको पूरा हिसाब किताब दिया जा रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पेशेंस रखनी है और होल्डिंग पीरियड बढ़ाना है, और वही पैसा इसके अंदर लगाना है जितना का आप रिस्क ले सकते हो। जो पैसा अप डाउन हो जाए तो आपको रात की नींद ना उड़े। 10,000 रुपये लगा सकते हो, 10,000 लगाओ, 1 लाख लगा सकते हो, 1 लाख लगाओ, पर वही पैसा लगाओ जिसको अगले कई साल तक आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि आप ये डेली के जो प्लस माइनस शेयर्स होते हैं ये तो होंगे ही होंगे। 100 रुपये की चीज़ आपने खरीदी है तो वो 90 हो जाती है, और 100 का वैल्यूएशन आपने उस चीज़ का लगाया था, मार्केट ने नहीं लगाया। 100 रुपये का वैल्यूएशन जो आया था आपने लगाया है उसका, कि 100 रुपये का ये चीज़ है या शेयर है, पर हो सकता है किसी ने उसका 90 रुपये रेट लगाया हो, तो वहाँ पे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, 85 भी जाएगा, 95 भी जाएगा, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी एक उसके अंदर रेट लगाया हुआ, एक वैल्यू लगाई है उस शेयर की, तो उसके हिसाब से ही वो मूवमेंट करता है। अब बेचते समय कोई 110 का बेचेगा, कोई 120 का भी बेचेगा, उसकी अपनी एक वैल्यू है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो डेली के मूवमेंट के हिसाब से कभी भी शेयर को घबराना नहीं चाहिए। और ये शेयर ऐसा है जो आपको मल्टीपल पैसा बना के देगा। सिर्फ पेशेंस रखने की बात है, डेली इसे मत देखिए, पैसा लगाइए और छोड़ दीजिए, वही पैसा लगा के इसे छोड़ दीजिए। नीचे आता है 17 के लेवल के आसपास आता है, अकमुलेट कीजिए, और नीचे आता है तब भी उसे अकमुलेट कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। डे टू डे इसे मत जज कीजिए, इसे 2 साल 3 साल के लिए चलने दीजिए, आपका पैसा यहाँ से मल्टीपल करके देगा ही देगा, ये गारंटी है। अब आते हैं इसकी जो न्यूज़ है, जैसे मैंने आपको द्वारा ब्रीफ कर देता हूँ, इसके चलने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, कैसे इसके फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं। एक एक न्यूज़ पे हमें नज़र रखनी चाहिए, कोई नेगेटिव न्यूज़ पे भी, पॉजिटिव न्यूज़ पे भी। न्यूज़ पे हमेशा नज़र रखनी चाहिए, शेयर के प्राइस पे इतनी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ होती हैं वही उसके फंडामेंटल्स बता देती हैं। तो जो मैंने आपको चार्ट पे बताया, 17 रुपये के आसपास आपको अकमुलेट करना है, ऊपर का आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, चलने दीजिए, आपको कहीं प्रॉफिट बुक नहीं करना है इसके अंदर। कुछ आपको यूट्यूबर बताएंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए, 20 पे कर लेना, 30 पे कर लेना, आप चलने दीजिए इसे, आपका पैसा मल्टीपल ये करके देगा। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जरूर होगा। 17 रुपये के आसपास का इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनता है, और उसके बाद 1480 के आसपास भी इसका बनता है। तो बाय ऑन एवरी डिप है ये, जैसे जैसे नीचे आता है अकमुलेट कीजिए, आपको एक चांस दे रहा है। जो लोग कह रहे थे कि 20 से ऊपर चला गया है, 20 रुपये 75 पैसे हो गया है, हमारा तो चांस निकल गया है, अब अगेन 18.5 के आसपास आ गया, तो आप खरीद नहीं रहे हो, आप घबरा रहे हो। तो थोड़ा और नीचे आता है तो अकमुलेट कीजिए, 10,000 रुपये लगाने हैं, 1000 के शेयर आजकल में खरीद लिए, फिर 1000 के खरीद लिए, धीरे धीरे खरीदते रहिए। अब इसके जो न्यूज़ चल रही है, येस बैंक एम्स टू डबल क्रेडिट कार्ड कस्टमर बेस इन 2 years, ग्रो बुक बाय 4 times, हेड ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब जैसे SBI कार्ड है या ICICI बैंक के कार्ड चलते हैं, HDFC के चलते हैं, उनका मार्केट शेयर अच्छा है, तो येस बैंक ने भी एम बनाया है अपना, जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर बेस है उसको आने वाले टाइम में, आने वाले 2 सालों में 4 गुना करना। और क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में
इसे 15 टाइम्स बढ़ाना, मार्केट शेयर कैच करना है इनको। आवर ओन विजन इज टू मेक श्योर दैट वी ग्रो आवर बुक बाय एट लीस्ट 4 टाइम्स इन नेक्स्ट 2 years एंड 15 टाइम्स नेक्स्ट 5 years। वी विल डबल आवर कस्टमर बेस इन नेक्स्ट 2 years। तो इंटेंशंस अच्छी हैं। हाई नेटवर्थ वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए चाह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लॉन्च किए जाएं, उनको उनकी एक्सपेंडिंग अच्छी होती है, वहाँ से रिवेन्यूज अच्छे आते हैं, प्रॉफिट्स अच्छे आते हैं, मार्जिन्स अच्छे होते हैं। इसके लिए उन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। आप देखेंगे ये जो न्यूज़ थी, ये मैं आपको कल की न्यूज़ बता रहा हूँ, 13 दिसंबर की 8:51 की न्यूज़ है रात की। इससे एक दिन पहले ये लॉन्च भी कर चुके हैं, 12 दिसंबर 2020 को 7:31 की न्यूज़ में बता रहा हूँ। एक क्रेडिट कार्ड इन्होंने हाई नेटवर्थ वालों के लिए लॉन्च कर दिया है। आप पूरी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड जो है येस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड है और ये हाई नेटवर्थ, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ जो है उनके लिए है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये कार्ड बनाया गया है। उनकी एक्सपेंडिंग को देखते हुए, उनके नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल्स को देखते हुए, नेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च, उनकी सारी एक्सपेंडिंग को देखते हुए ये कार्ड स्पेशली लॉन्च भी कर दिया गया है। और इनका एम है मार्केट को कैच करना, अच्छी मार्केट कैच करना। आप देख सकते हैं येस बैंक की आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट कार्ड्स हैं एट द एंड ऑफ दिसंबर 2020 8,16,208 हैं और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आती है लगभग 500 करोड़ के आसपास की। ये आरबीआई का डाटा है। और जो जीडीपी से आप कंपेयर करेंगे, अभी जो स्पेंडिंग है, आने वाले टाइम में स्पेंडिंग और भी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, आप जो ड्रेसेज, गारमेंट्स जो खरीदते हैं सारा डिजिटल हो रहा है। और क्रेडिट कार्ड की जो अभी जीडीपी से कंपेयर करें तो 2.5 और 3% का रेशो आता है। आने वाले 6 या 7 सालों में जो गाइडेंस दी गई है वो दी गई है 6.5 से 7% के आसपास मार्केट हो जाएगी। तो येस बैंक को इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप नज़र आता है। ये ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड बिजनेस में है तो उसको ये बढ़ाना चाह रहे हैं, उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च भी कर चुके हैं जैसा मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपने देखा होगा कि नवंबर में जो है येस बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड्स हाईएस्ट ट्रांजैक्शन अमंग ऑल बैंक्स इन नवंबर। तो सारी अच्छी न्यूज़ हैं। शेयर प्राइस अप डाउन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें नियर टर्म में। तो येस बैंक हैज़ प्रोसेस 18.93 मिलियन ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग रुपीज़ ऑलमोस्ट 2000 करोड़। अब देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक की जो ट्रांजैक्शन थी वो 12.71 मिलियन ट्रांजैक्शन थी, इनकी 18.93 मिलियन ट्रांजैक्शन है। अमाउंट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, इनका डिफरेंस आता है कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसके ऊपर इनके कुछ चार्जेस होते हैं तो वहाँ मैटर करता है। तो यहाँ पर भी इनकी इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे प्रॉफिट्स होते हैं। तो आप देखेंगे कि नवंबर में येस बैंक की जो यूपीआई पे ट्रांजैक्शंस हैं, इनका खुद का प्लेटफॉर्म है ये यूपीआई का, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हाईएस्ट हुई हैं। इसके बाद आप देखेंगे रिटेल लोन बुक को ये 2023 तक डबल करना चाहते हैं। तो इंटेंशन देखिए, फोकस देखिए कैसे इनका ग्रोथ की तरफ फोकस है पूरा। हर चीज़ को, क्रेडिट कार्ड को भी, रिटेल लोन बुक को भी ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रशांत कुमार जो एमडी है और सीईओ हैं उनका बिल्कुल क्लियर कहना है। येस बैंक इज लुकिंग टू डबल द साइज ऑफ इट्स रिटेल बुक लोन बाय 2023। इट इज आल्सो प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स शेयर of loans to micro, small and mid-sized businesses at shrink its corporate book। ये अपना जो मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं वो माइक्रो, स्मॉल एंड मिड साइज जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। रिटेल जो पीपल हैं उनके अंदर बढ़ाना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल्स को लोन देना चाह रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो पहले इनके लोन्स थे, कॉर्पोरेट लोन ज़्यादा थे और 1-1 करोड़ के आप 100 लोन दे दीजिए और एक 100 करोड़ का लोन दे दीजिए। अगर एक 100 करोड़ का लोन डूबता है, कोई कंपनी डूबती है तो पूरे बैंक पे इफेक्ट आता है। जैसे इनके पहले भी इसी वजह से ये बैंक डूबा भी है। तो अब इनका जो है इंटेंशन कि जो कॉर्पोरेट लोन है उसकी बुक को श्रिंक किया जाए और साइज बढ़ाया जाए। माइक्रो, स्मॉल और मिड साइज के बिजनेस, इसके अंदर इनका शेयर बढ़ाया जाए। तो आप देखेंगे ओवरऑल if we talk about the loan book growth year end, we would be expecting something between 5% and 10%। तो अच्छा इनका ये मूव है जो बाकी बैंक भी कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी बिल्कुल फोकस यही है कि रिटेल बुक को बढ़ाया जाए और इनका भी अब स्कोप यही है कि आगे फोकस यही है कि इसे डबल किया जाए किसी भी तरह। अगर आप यहाँ देखेंगे येस बैंक स्टॉक also saw
investors interest following the news of the banks inclusive in the MSCI India Index। तो इसके अंदर क्या होता है, MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में अगर इसको इंक्लूड कर लिया जाता है तो स्टॉक काफ़ी बुलिश हो जाएगा। सेकेंडली, इसके अंदर जो ओवरसीज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी इनको पैसा आ सकता है। वाज बुलिश फॉर द स्टॉक एज दिस कुड अट्रैक्ट फ्रेश इनफ्लोज ऑफ कैपिटल फ्रॉम ओवरसीज इनटू द प्राइवेट लेंडर। अगर MSCI में इसे इंक्लूड कर लिया जाता है, MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, इसके अंदर इसे इंक्लूड कर लिया जाता है, तो सिंपली इनका होगा कि ओवरसीज के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं, तो फ्रेश मनी जो कैपिटल है इनफ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बैंक के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ब्रिकवर्क है रेटिंग, उसने इसको अपग्रेड किया है, इसको स्टेबल रेटिंग दी है। येस बैंक शेयर प्राइस जंप्स 8% आफ्टर ब्रिकवर्क रेटिंग अपग्रेड्स। तो इसने अपग्रेड किया है, स्टॉक 20 तक पहुंच गया। अब बताइए कि अगर वो 18.5 आ गया है या 17 आ गया है तो क्या इन्होंने उसे दोबारा नेगेटिव कर दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है। तो घबराने वाली क्या बात है। ये जो रेटिंग्स है ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होती हैं, और इस रेटिंग का इफेक्ट ये होता है कि जो बैंक पैसा लेता है पीछे से, इनको कम इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। जितनी रेटिंग्स इनकी अच्छी होगी, स्टेबल होगी, पॉजिटिव होगी, उतना ही पैसा इनको पीछे से लेने में कम रेट पे लेते हैं ये पैसा, और आगे इंटरेस्ट पे ज़्यादा रेट पे देते हैं। सपोज करो 4% पे इन्होंने पीछे से पैसा उठाया और उसे 7% पे आगे दे दिया, तो जो बीच का मार्जिन होता है वहां से ये अर्निंग्स करते हैं। तो जितनी स्टेबल रेटिंग होती है उतना ही इनको कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि कम पैसे पे इंटरेस्ट पे पैसा मिल सकता है। तो ये अपग्रेड की गई है रेटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर स्टेबल की गई है। ये भी इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब येस बैंक सेल्स 2.56% इन कॉफी डे, इसका अमाउंट बहुत ही छोटा आता है। 15 लाख शेयर्स थे इनके, 2.56% बनता है। सिका लॉजिस्टिक का, बहुत लोगों का कहना है कि लॉजिस्टिक आगे चलने वाला सेक्टर है, इन्होंने क्यों बेच दिया, इन्होंने कम रेट पे बेच दिया। पर कंपनी का, बैंक का फोकस इस टाइम अपने कोर बिजनेस पे है, अपनी वेल्थ मैनेजमेंट का इनका एक वर्टिकल है उसको बढ़ाने पर है, इनका म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने पर है, इनका क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने पर है, रिटेल लोन्स को बढ़ाने पर है। तो फोकस जो है इनका अपने कोर जो बैंकिंग जो सेक्टर है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको, जो वर्टिकल्स हैं उसको बढ़ाने पर है। तो अमाउंट बहुत छोटा है, पर आप खुद सोचेंगे, आप खुद भी पैसा लगाते हैं, 10 जगह पैसा लगाते हैं, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपका माइंड को डाइवर्ट करती हैं। तो उनसे बेच के अगर आप निकलते हैं तो आप एक जगह फोकस कर सकते हैं चीज़ों को। तो मेन मोटिव इनका वही है, अमाउंट मैटर नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आप बने रह सकते हैं इसके अंदर, और लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। होल्डिंग पीरियड आपको जरूर इसके अंदर इंक्रीज करना होगा, पेशेंस रखनी होगी बैंक को ग्रो करने के लिए, थोड़ा सा टाइम देना होगा। मल्टीपल रिटर्न्स ये आपको दे सकता है। डाउन साइड एक रेंज में ही है ये काफ़ी टाइम से। आप अगर यहाँ से भी देखेंगे 17 रुपये का प्राइस और नीचे 12 रुपये का प्राइस, एक रेंज बनती है 12-20 से लेकर लगभग 17 के आसपास की, जिसको इसने ब्रेक किया है। ये देखिए बिल्कुल एक रेंज में ये काम कर रहा था, यहाँ से ऊपर से नीचे आया ये, यहाँ से ये जो स्टॉक आया था नीचे, ये ऑलमोस्ट जो OFS इसका आया था 12 रुपये के आसपास, तो उस टाइम ये 25-26 रुपये के आसपास काम कर रहा था। उसके बाद जो बैंक में और एक्स्ट्रा शेयर्स डाले गए हैं तो ये काफ़ी डाउन आया, 12 रुपये के आसपास आया, और उसके बाद ये इस रेंज में ही काम कर रहा था। जिन्होंने इस रेंज में शेयर्स उठाए हैं, अकमुलेट किए हैं, अब देखिए उनको भी रिटर्न मिल रहा है, और जो अभी भी इस रेंज में भी पैसा लगाएंगे उनको आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल में इस रेट के ऊपर ये शेयर्स लाइफ टाइम नहीं मिलेंगे। ये अकमुलेशन जोन है, अच्छा बैंक है, आने वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। मैनेजमेंट चेंज होती है, मैनेजमेंट ही किसी कंपनी को चलाती है, बैंक को चलाती है। तो ट्रस्ट रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, डेली मूवमेंट को नहीं देखना चाहिए कभी भी कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं। HDFC बैंक भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, बट उसके फंडामेंटल्स वहीं थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, और अगेन उसी लेवल पे दोबारा पहुँच गया है। मैनेजमेंट काम कर रही है, आप लोगों के लिए काम कर रही है। डेली मूवमेंट को मत देखिए, बने रहिए। डेली मूवमेंट को देखेंगे तो पैनिक होंगे और फिर शेयर को बेचने का सोच देंगे। अगर डेली मूवमेंट को नहीं देखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे किसी के ऊपर, तो बने रहेंगे और मल्टीपल अपनी वैल्यू को बना के ही निकलेंगे।
थैंक यू, धन्यवाद।